हेलो गाइस, आपके अपने चैनल इंटेंसिव लर्निंग पे आपका स्वागत है। हम इस चैनल पे फिजिक्स की चीज़ों को पढ़ रहे थे, खासकर हमारे क्लास के बच्चे। होप आप लोगों ने नोट्स बना लिया होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ते हुए हमने कुछ चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोलेटेड सिस्टम, इन चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया है और उम्मीद करता हूं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कार्य और ऊर्जा में तुल्यता। हमारी जो आज की हेडिंग होने वाली है वो होगी कार्य और ऊर्जा में तुल्यता। ऊर्जा नहीं, ऊष्मा। तो आज हम बात करेंगे कार्य और ऊष्मा में तुल्यता। अगर हम आपसे बोलें कि आपको एक ऑब्जेक्ट दिया जा रहा है, ठीक, मान लो कि ये जो मेरा हाथ है, दोनों हाथ, ये एक ऑब्जेक्ट है। आपको मेरे हथेलियों का तापमान इंक्रीज करना है, तो इसके तापमान को इंक्रीज करने के कितने पॉसिबल मेथड्स हो सकते हैं। अगर हम नॉर्मली देखें तो पहला मेथड है कि हम अपने हाथ को आग के पास ले जाएं और हमारी हथेलियां गर्म हो जाएंगी। ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड, अपने हाथ को हम रब करें, ऐसे ऐसे अगर हम हाथ को रगड़ेंगे फिर भी हमारी हथेलियां गर्म हो जाएंगी। ठीक, तो अगर हम पहले केस की बात करें, जब हमने अपने हाथ को किसी भी एक हीट के स्रोत के पास ले जाके छोड़ा, ठीक, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्म करने के फिर उसको हीट देने के दो पॉसिबल मेथड्स होते हैं। पहला, उसको डायरेक्ट हीट दिया जाए और सेकंड, उस पर कुछ वर्क किया जाए। यानी कि किसी भी वस्तु के तापमान को बढ़ाने के दो पॉसिबल मेथड हैं। फर्स्ट, डायरेक्ट हीट, एंड सेकंड बाय वर्क डन, बाय वर्क, ठीक, उस वस्तु पे काम करके। तो अब अगर मान लो, ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि अपने हाथ के तापमान को बढ़ाना है, या तो हम आग के पास ले गए या तो हम इसको रब किए, हमारा हाथ गर्म हो गया। अगर मैं आपको अपना हाथ दूं और आपसे बोलूं टच करके बताओ हाथ मेरे गर्म है कि ठंडा, आपने हाथ को टच किया, आप बता दोगे कि सर आपका हाथ गर्म है या आपका हाथ ठंडा है। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने इस हाथ को किस प्रकार से गर्म किया है, तो क्या आप बता पाओगे? ये बता पाना लगभग इम्पॉसिबल है। कोई भी वस्तु किस मेथड के द्वारा गर्म की गई है ये बता पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मतलब इसको बहुत कम, क्या ना के बराबर चांस है इसको बता पाना। ठीक, तो ऐसे ही कार्य हो गया और ऊष्मा हो गया। कार्य और ऊष्मा में, ऊष्मा की तुल्यता में हम इसी चीज डिस्कस करेंगे कि अगर कोई वस्तु है उसका तापमान इंक्रीज हुआ है, किस प्रोसेस से इंक्रीज हुआ है। इसमें आपको एक वैज्ञानिक का नाम मिलेगा, जूल। जूल महोदय। तो जूल महोदय का कहना है फिजिक्स पढ़ते रहना है। ठीक, आगे देखते हैं। जूल ने कहा था अगर कोई वस्तु है उस पे हम जितना वर्क करेंगे, किसी भी वस्तु पे हम जितना वर्क करेंगे, जो उसकी ऊष्मा होगी वो उतना ही क्या करेगी, इंक्रीज कीगी। इट मींस वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन हीट। ठीक, अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू Q इंटू, सॉरी, J एक आएगा और Q। ठीक, यहां से अगर हम लिखें, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो। यहां से हम लिख सकते हैं W अपॉन Q इज इक्वल टू J। जहां पर ये जो J है ये क्या है, ये तुल्य ऊष्मा गुणांक है, तुल्य ऊष्मीय गुणांक है। अगर आपको यहां तक बात समझ में आ गई हो तो आप लिख लीजिए, हेडिंग डाल दीजिए पहले। हाँ, हेडिंग आपका होगा कार्य तथा ऊष्मा की तुल्यता। हेडिंग डाल दो, कार्य तथा ऊष्मा की तुल्यता। ठीक, इसमें 2-3 लाइन लिख लो। लिखो, किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन, किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन दो प्रकार से किया जा सकता है। किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन दो प्रकार से किया जा सकता है, जिसमें फर्स्ट मेथड होगा उसे ऊष्मा देकर, फर्स्ट मेथड होगा उसे ऊष्मा देकर, और सेकंड मेथड होगा उस पर कार्य करके। हो गया।
लाइन चेंज करेंगे, आगे लिखेंगे किंतु वस्तु की अवस्था में वस्तु की अवस्था परिवर्तित होने के पश्चात, किंतु वस्तु की अवस्था परिवर्तित होने के पश्चात यह नहीं ज्ञात किया जा सकता है कि अवस्था परिवर्तन ऊष्मा देकर हुई है या कार्य करके। यह नहीं ज्ञात किया जा सकता है कि अवस्था परिवर्तन ऊष्मा देकर हुई है या कार्य करके। बैकग्राउंड म्यूजिक को इग्नोर कीजिएगा। अतः ऊष्मा और कार्य एक दूसरे के तुल्य हैं। अतः ऊष्मा और कार्य एक दूसरे के तुल्य हैं। जूल महोदय ने या फिर जूल ने अनेक प्रयोगों द्वारा यह निष्कर्ष निकाला कि किया गया कार्य इस प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती होता है। किया गया कार्य आप लोग ऐसे लिख दो ना, या फिर यहां लिख दो किया गया कार्य अनुपाती होगा ऊष्मा के। जूल ने अनेक प्रयोगों द्वारा यह निष्कर्ष निकाला कि किया गया कार्य अनुक्रमानुपाती होगा ऊष्मा के। नेक्स्ट लाइन से W इज प्रोपोर्शनल टू Q। नेक्स्ट लाइन यहां तक छाप लो, W/Q इज इक्वल टू J। जहां पर J यांत्रिक तुल्यांक, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, जो J है ये ऊष्मा का क्या है, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। ठीक, यहां तक हो गया होगा। नीचे लिख लो एक पॉइंट, J इज इक्वल टू 4.18 जूल प्रति कैलोरी। 4.18 जूल प्रति कैलोरी। ठीक, अब अगर इस इक्वेशन में हम Q का मान 1 रखें, अगर हम Q का मान 1 रख दें, यह Q बराबर 1 हो तो W स्क्वायर पे क्या हो जाएगा, J। यानी कि अब यहां से देखो, आप यांत्रिक ऊष्मा तुल्यांक का, ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का परिभाषा निकाल सकते हैं। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक उस कार्य के बराबर होता है जिससे निकाय का तापमान में 1 कैलोरी की वृद्धि हो, या फिर ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक उस कार्य के बराबर होता है जिसमें निकाय का तापमान 1 कैलोरी हो। ठीक, यहां से W इक्वल टू क्या हो जाएगा, या फिर ऐसे लिख सकते हो 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। यहां तक छाप लो। उम्मीद करता हूं आप लोग छापने में एक्सपर्ट होंगे और आप छाप भी लिए होंगे। नेक्स्ट हेडिंग हमारी जो होने वाली है, अगली हेडिंग होगी कार्य तथा ऊष्मा में अंतर। कार्य तथा ऊष्मा में अंतर, केवल 3-4 पॉइंट लिखना, फटाफट लिख लो। लिखो दो वस्तुओं के बीच कार्य तथा ऊष्मा में अंतर। इसमें लिखो दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का स्थानांतरण उनके तापांतर पर निर्भर करता है। दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का स्थानांतरण उनके तापांतर पर निर्भर करता है।
जबकि उनके बीच यांत्रिक ऊर्जा ब्रैकेट में लिख लो कार्य, जबकि उनके बीच यांत्रिक ऊर्जा का स्थानांतरण तापांतर पर निर्भर नहीं करता। सेकंड पॉइंट लिख लो, ऊष्मा एक अव्यवस्थित ऊर्जा है। ऊष्मा एक अव्यवस्थित ऊर्जा है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अव्यवस्थित ऊर्जा क्या होती है। अव्यवस्थित ऊर्जा और व्यवस्थित ऊर्जा, तो हमने कहा लिखा ऊष्मा एक अव्यवस्थित ऊर्जा है जबकि कार्य एक व्यवस्थित ऊर्जा है। ऊष्मा एक अव्यवस्थित ऊर्जा है जबकि कार्य एक व्यवस्थित ऊर्जा है। देखो फर्स्ट जो हमने डिफरेंस लिखा है, पहला अंतर लिखा है कि जो ऊष्मा है ये किन्हीं भी वस्तु में तापांतर के कारण प्रवाहित होता है। ठीक, अगर ये हमारा हाथ है, ये हमारा हाथ है, दोनों को हम पास में लाए, अगर इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, इसका टेम्परेचर कम होगा, यानी दोनों में अगर तापांतर होगा तभी इसमें से ऊष्मा इसमें प्रवाहित होगी, लेकिन कार्य के लिए तापांतर का होना जरूरी नहीं है। ठीक, सेकंड पॉइंट कह रहा है जो हमारा ऊष्मा है ना, ऊष्मा वो अव्यवस्थित ऊर्जा है। अब अव्यवस्थित ऊर्जा क्या होती है? देखो किसी भी वस्तु की जो ऊष्मा होती है ना, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, उनके मॉलिक्यूल्स के इन अरेंजमेंट होता है, उनके जो मतलब अगर वो किसी प्रकार से सेट हुए हैं, उनका कोई भी एक फिक्स पैटर्न नहीं है, उसके कारण उसमें ऊर्जा आती है। लेकिन अगर वही उनका पैटर्न फिक्स हो जाए, उनका जो मोशन है, आप ऐसे समझो, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उनकी जो गति है, अगर मॉलिक्यूल्स की गति किसी भी डायरेक्शन में है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई यहां जा रहा है, कोई यहां जा रहा है, ठीक ना, अगर सबकी गति अलग अलग है तो इसके कारण आएगी हीट। लेकिन अगर सब मिलके एक दिशा में गति करना शुरू कर दें, व्यवस्थित गति हो गई, तब ये क्या करेंगे, तभी ये कोई कार्य कर सकते हैं। मान लो एक सिलेंडर है, उसमें उन्होंने पिस्टन लगाया हुआ है। अब जब तक सिलेंडर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स सभी दिशाओं में गति करेंगे, तब तक जो सिलेंडर होगा वो केवल उसमें हीट आएगी, वो कोई कार्य नहीं कर पाएगा। जब सभी मॉलिक्यूल्स एक डायरेक्शन मूव करना शुरू कर देंगे, तभी हमारा जो गैस होगा वो कार्य कर पाएगा। ठीक, तो ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अगली हेडिंग डाल दो, ऊष्मागतिकी निकाय द्वारा कृत कार्य। 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 अब पहले में निकाय बना लें। ये जो दीवार है, जो साइड से मोटी दीवार दिख रही है, ये आइसोलेटेड वॉल है। ठीक, अच्छा, मतलब रुद्धोष्म वॉल है। इसमें से विलगित निकाय समझ लो, इसमें से जो दीवार है इसके इधर उधर हीट का आदान प्रदान नहीं हो सकता है। लेकिन जो हमारा ये बॉटम पॉइंट है, ये क्या है, इसमें से हीट आर पार आ जा सकता है। ठीक, तो हम मानते हैं कि इसमें कुछ गैसें भरी हुई हैं और यहां पर एक पिस्टन है और इसके यहां पर कुछ गैसें, यहां पर कोई गैस भरी हुई है और ये पिस्टन है। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है यहां से हीट को एब्जॉर्ब करेगा। अब जब हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो इस गैस का जो वॉल्यूम, आयतन होगा वो इंक्रीज होगा। जब आयतन इंक्रीज होगा तो हमने माना कि ये पॉइंट हमारा है x, और इस आयतन के इंक्रीज होने की वजह से जो हमारा पिस्टन है वो x डैश तक विस्थापित हो गया और ये दूरी हमारी कितनी है, डेल x। ये जो हमारी दूरी है क्या है, dx। जो हमारा पिस्टन है वो x से विस्थापित होकर dx पे आ गया है। अगर हम
इस अवस्था में गैस द्वारा किए गए कार्य निकालें। गैस द्वारा किया गया कार्य, डब्ल्यू। डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। एफ बल कितना लगा होगा? एफ लगा होगा, इंटू विस्थापन कितना हुआ है? पहले यहां था, यक्स किया गया डेल एक्स, तो विस्थापन हुआ है डी एक्स। इसको बना दो क्वेश्चन नंबर 2 ही बनाओ। इसको बना दो क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारा आगे किया गया कार्य। अब हमको बल के बारे में पता नहीं है, अब ये गैस है, हम देखते हैं दाब के सूत्र से। दाब के सूत्र से P इक्वल टू क्या होता है? F अपॉन में A, जहां पे A क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो जो हमारा ये पिस्टन है, हम ये मानते हैं इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है वो A। जो पिस्टन हमारा सर्कुलर होगा, भाई सिलेंडर है ना, ये भी सर्कुलर होगा, पिस्टन भी सर्कुलर होगा। इसमें जो हमने पिस्टन लगाया हुआ है, सॉरी सिलेंडर भी सर्कुलर होगा, जो हमने पिस्टन रखा हुआ है वो भी वृत्ताकार होगा। उसका जो क्षेत्रफल कितना है वो A है। यहां से F इक्वल टू क्या हो जाएगा? P इंटू ए। ठीक, अब F का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो फिजिक्स के जो डेरिवेशंस होते हैं ना, एकदम लल्लू लाल वाले होते हैं, एकदम हलवा, बस थोड़ा समझने की दिक्कत होती है। F का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या आ जाएगा? W इक्वल टू F मान हो जाएगा P इंटू ए इंटू डी एक्स। अब इधर गौर फरमाइए, आप सब अपनी निगाहें, अपना दिमाग, अपना सब कुछ यहां कीजिए और इधर देखिए। ई था हमारा एरिया सर्कुलर वाला, और ये है दूरी। ठीक, तो एरिया सॉरी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और गुणे दूरी, दोनों मिल क्या बना देते हैं? आयतन को। छोटा सा तो बात है, W इज इक्वल टू P इंटू dv। अच्छा, dv का है, काहे की दूरी बहुत थोड़ी सी है, ये पूरा आयतन नहीं होगा, आयतन के एक छोटा सा पार्ट होगा। तो W इक्वल टू क्या आ गया? P इंटू dv। अब ये जो W आया हुआ है P इंटू dv, ये इस थोड़ी सी दूरी के कारण किया गया कार्य है, इस थोड़ी सी दूरी के कारण किया गया कार्य। ऐसा करो, सब dw कर दो। अब पूरे पिस्टन द्वारा नहीं अधिक कार्य जो किया जाता है हम पहले जानते हैं, समाकलन कर दो। W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू dv। ठीक, अब इस पे लिमिट लगाएंगे। लिमिट क्या होगा? हमारा जो वॉल्यूम होगा V1 से V2 तक होगा 2, तो यहां से हो जाएगा W इज इक्वल टू P कूद के बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा V1 V2 D इंटू V। अब यहां देख लो, W बराबर क्या आ जाएगा? अरे P बाहर था ही, चौथे तो P बाहर था ही, dV को हो जाएगा V, केवल V बचेगा। तो यहाँ पे हम लगाएंगे बड़ा तरीका V1 V2। W इज इक्वल टू P, पहले लिखेंगे हम अपर लिमिट V2 माइनस V1। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3 वाला 3। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं P इंटू डेल्टा V। जो किए गया कार्य होगा वो उस पर लगे दाब तथा आयतन में हुए अंतर। डेल्टा V क्या है? आयतन में हुआ अंतर है, उसमें लगे दाब तथा उसके आयतन में अंतर के बराबर होगा। तो अभी तो कोई छापे नहीं होंगे ना। हाँ, इसको लिखने से पहले आप लोग 2-4 लाइन लिख लीजिएगा। ये असम्पशन वाली चीजें हमने माना है, कोई बेलनाकार बर्तन है जिसकी दीवारें कैसी हैं? एडियाबैटिक है, यानी रुद्धोष्म है। ठीक, जिसकी तली है वो ऊष्मा की सुचालक है, जो तली है वो ऊष्मा की सुचालक है। इसमें कोई गैस रखा हुआ है, एक पिस्टन लगा हुआ है जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। ठीक, गैस
हीट को ऑब्जॉर्व करने के बाद गैस एक्सपेंड होगी तथा पिस्टन dx दूरी तक विस्थापित हो जाएगा। इसके बाद पूरा छाप लीजिएगा। थोड़ा बना के लिख लिया करो खुद से, पढ़े लिखे लोग हो तुम लोग, अनपढ़ों वाली हरकत करते रहते हो। हम कहता ना समझाएगा रे, अब ना आए तो अभी हम जिंदा रहेंगे। संपर्क सूत्र आपको पता होगा, संपर्क करो, आंसर लो, बाकी दुनिया सब ठीक है। ठीक, पीवी ग्राफ द्वारा किया गया कार्य, लिख लो हेडिंग पीवी ग्राफ द्वारा किया गया कार्य। पहला होगा जब दाब स्थिर रहे, जब दाब स्थिर रहे। एक ग्राफ बना लो, ये हो गया V, ये हो गया P। V माने आयतन, P माने दाब, ठीक ना। अब क्या कह रहा है, दाब स्थिर है, और जब दाब स्थिर है, ये लाइन सोचे भाग गया, इसे सोच जाए सरपट्टा है, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा, दाब हमारा हो गया स्थिर। जब दाब स्थिर होगा, हम मानते हैं किसी टाइम पे जो हमारा आयतन था वो क्या था, V1, कुछ देर बाद आयतन हो जाता है V2। इसी पे हमको निकालना है किया गया कार्य। सूत्र आपके सामने दिया गया है, सूत्र होता है W = V2 - V1, है ना। ठीक, अब हेने रखो। अगर हम बात करें P की, तो P कौन है, P यहां से यहां तक की दूरी। अगर हम दाब की बात करें तो हमारा ओरिजिन पॉइंट होगा O, ठीक ठीक ना। अब यहां से यहां तक की दूरी ये P हो गई। अगर हम V2 - V1 की बात करें तो V2 क्या होगा, ये पूरी दूरी, और V1 क्या होगा, इतना। मतलब इतने में से, यहां देख लो, तुम लोग बहुत दिमागदार हो, समझते बड़ी जल्दी। ये पूरा V2 है और हाई इतना V1 है। V2 में से V1 निकाल देंगे, कितना बचेगा, यही इतना बचेगा ना। तो ये एक आयत बना हुआ है, ये मान लो इसकी लंबाई है, ये मान लो इसकी चौड़ाई है, ये इंटू B है, ठीक। ये हम निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, W बराबर घेरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल, कथा समाप्त हुई, शंख बजेगा कल। देखो W क्या होगा, घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल यानी छायांकित भाग, छायांकित भाग का क्षेत्रफलवा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। डिट्टो छाप लो, नहीं तो पीटेंगे कल। छाप लेना, बताना। ई मगला लगाएगा। नेक्स्ट देख लो, हेडिंग क्या है, जब दाब स्थिर होगी। अच्छा, जब दाब स्थिर ना हो। सेकंड लिख लो, जब दाब स्थिर ना हो। इसी ग्राफ में देख लो, हन्ने P। देखो यहां जब दाब स्थिर था तो दाब सीधी लाइन में गया, यहां दाब स्थिर नहीं है, जहां मन करे वहां घुमा दो, जैसे मन करे वैसे पीटो, ठीक ना। तो ये हमारा क्या होगा, जब दाब स्थिर ना हो। हम मानते हैं किसी क्षण इसको मिटा दिया जाए, क्योंकि जो लाइन है बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है। माना कि किसी क्षण जो आयतन है वो V1 है, किसी क्षण T2 पर आयतन जो है वो V2 है, लाइन सीधी हो जा। ठीक, यहाँ पर V1 है, यहाँ पर V2 है। If A, पॉइंट B, C, पॉइंट D। अब देखो, अगर एक बार में इसका क्षेत्रफल निकालना हुआ
तो नहीं निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि ये कर्व लाइन है, इसका क्षेत्रफल निकाल पाना थोड़ा सा टफ होगा। तो हम क्या करते हैं, जुगाड़। हमने माना एक इधर देखो, ध्यान से देखते रहो, ऐसे ना, मतलब यहां से अपना मान लो सीधी लाइन है, ये हो गया। अभी जस्ट हमने देखा है कि अगर हमें पी और वी ग्राफ में कार्य को निकालना है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसमें हमने माना छायांकित भाग हमारा ये, इतने का क्षेत्रफल निकाल दो, निकाल क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, सॉरी उसको जो है समाकलन कर दो उसका, ठीक ना। इतने का भाग निकाल, कार्य निकाल के पूरे के लिए समाकलन कर दोगे तो क्या आ जाएगा, जब समाकलन करोगे मतलब कितने का निकाल लोगे, एक का देखा यम यन ओ पी, ठीक। तो W इसका तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dw, और यहाँ पे dw क्या होगा, इसे लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ यम यन ओ पी का क्षेत्रफल निकाल के लिमिट रख दोगे, कहां से, V1 से V2, V1 से V2, तुम्हारे इस पूरे पार्ट के लिए आ जाएगा किया गया कार्य। होप समझ में आ गया होगा, सब कुछ आसान है भाई, फट से कर लोगे, तुम लोग पढ़े लिखे बच्चे हो। लिखने के लिए टाइम देना तुमको है, इसके साथ ले लेना। चलो देखते हैं, कुछ लिखो भाई, भाई याद हो जाए, 10 मार्क हो जाते हैं। 2 पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है, जब आयतन स्थिर जब आयतन स्थिर रहे, जियो डॉक्स, देखो जब आयतन स्थिर रहेगा, लाइन लेंथ बढ़वाएगी, इधर हो जाएगा V, इधर हो जाएगा P। जब आयतन स्थिर रहेगा तो V पे कोई एक ही लाइन केवल बनेगी, ये हम मान लेते हैं आयतन हमारा स्थिर है, आयतन हमारा क्या है, एक ही है, और वो क्या है, केवल और केवल V है, ठीक। दाब हम मान लेते 2 है, यहाँ पर जो प्रेशर है वो है P1, यहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या है, P2। अब अगर हम किए गए कार्य निकालें, W P इंटू डेल्टा V, डेल्टा V को हम लिख सकते हैं, इसको हटा के यहाँ लिख सकते हैं V2 माइनस V1। अब यहाँ पर V2 भी V है और V1 भी V है, ठीक। तो स्थिर आयतन के लिए स्थिर आयतन के लिए V2 बराबर V1 बराबर V, अतः W बराबर P V माइनस W इक्वल टू 0। अरे 0 हो जाएगा, पूरा 0, यानी अगर आयतन स्थिर होगा तो किया गया कार्य 0 हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर छाप लो, सेम टू सेम ऐसे छाप लेना, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लियोगे ना, स्क्रीनशॉट लेके लिख लो, बाद में फिर उसको जो है डिलीट कर देना, थोड़ी सी नजर दिखाएंगे, उसी भर हो जाएगा सब टाइम। नेक्स्ट पॉइंट, मुक्त प्रसार, हेडिंग डालो मुक्त प्रसार। लिखो मुक्त प्रसार, इसमें लिखो किसी गैस में मुक्त प्रसार, किसी गैस के मुक्त प्रसार में P इक्वल टू 0, यानी जब दाब 0 होगा तो जो होगा उसको क्या बोलेंगे, मुक्त प्रसार। जब किसी गैस में P इक्वल टू 0 लिख
लिख लो। किसी गैस के मुक्त प्रसार में P बराबर 0 होता है, अतः किया गया कार्य 0 होगा। तो मुक्त प्रसार में जो किया गया कार्य होगा W इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट रीडिंग हमारी होगी चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य। सबसे लाजवाब टॉपिक है इस चैप्टर का, चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य। चक्रीय, वाव अमेजिंग। चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य। दो लाइन खींचो, P ये हो गया V, ठीक ना। अब चक्रीय प्रक्रम क्या होगा, मान लेते हैं कोई पॉइंट A है, एक पॉइंट B है। दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B। A से B तक पहले हमने कार्य किया इस मेथड। चक्रीय प्रक्रम में क्या होता है, अगर किसी कार्य को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, किसी भी निकाय में किए गए कार्य को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उसको हम चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। यहां पर हमने इधर किया और ये इधर किया, ये हमारा सिस्टम हो गया। तो अगर हमारा चक्रीय प्रक्रम जिसमें क्या है, A से B तक इस प्रक्रम से कार्य किया गया है और B से A तक इस प्रक्रम से, मतलब जिस मेथड से कोई कार्य की अवस्था A से अवस्था B में लाई गई है, अगर उसको छोड़ दें तो रिवर्स में भी अवस्था फिर A क्या होगी, हमारा प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम बात करें जब कार्य A से B की तरफ हुआ है, जब कार्य A से B की तरफ हुआ है, इसको लिखते हैं WAB, तब क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम मान लेते हैं कि यहां पर जो आयतन है वो है V1 और यहां पर जो आयतन है वो है V2। तो अभी छायांकित भाग कितना होगा, कितना होगा, ये ए बी, यहां पे C कर दो, यहां पर D कर दो और इसको कर दो A डैश, इसको कर दो B डैश। तो अभी के लिए जब A से B की तरफ है तो हमारा ग्राफ ये वाला होगा ना, तो इसका एरिया, तो छायांकित भाग यानी A C B B डैश A डैश का क्षेत्रफल, A C B B डैश A डैश का क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल। अब अगर हम बात करें जब कार्य B से A की तरफ किया गया, जब कार्य B से A की तरफ किया गया तब WBA बराबर, अब क्या होगा, अब हमारा ग्राफ ये होगा। अब इसको नेग्लेक्ट मान लो ये जगह है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। अब हमारा ये ग्राफ होगा ना, तो ये और ये, यानी कि A D B B डैश A डैश का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, A D B B डैश A डैश का क्षेत्रफल। अब अगर हम बात करें किया गया कुल कार्य, अगर हम बात करें किया गया कुल कार्य, W क्या होगा, जो बाद में किया गया कार्य है WBA माइनस जो पहले किया गया कार्य है WAB, WBA माइनस WAB। देखो जो बाद में, इसको मैं थोड़ा सा यहां करके दिखा दूं, जो बाद में किया गया कार्य है वो ये है, थोड़ा ग्राफ अलग, लेकिन मान लो ये वाला लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये बाद में किया गया कार्य ये है और जो पहले किया गया कार्य था वो ये था। अब अगर इसमें से हम इसको घटा दें, इतना घटा दें, तो केवल यही इतना पार्ट बचेगा ना। अगर हम इस पूरे वाले में से इसको घटा दें तो ये तो था ही, अब ये इतना निकल गया, इस पूरे में से यही इतना निकला, बचा कितना, ये वाला,
जो अभी शेडेड एरिया होने वाला है। तो किए गए कुल कार्य बराबर क्या होगा, ए सी बी डी का क्षेत्रफल, यानी ये बराबर क्या आ जाएगा, ए सी बी डी का क्षेत्रफल। तो ये हो गया चक्रीय प्रक्रम में कार्य। अच्छा, आपको भी लग रहा है उसका फार्मूला नहीं मिल रहा है, फार्मूला पहले ही मिल चुका है। जो हमको अभी फार्मूला में तो पी टू डेल्टा भी ना, उसी पे सब लगेगा। यहाँ आपको पी का अंतर मिल जाएगा, यहाँ से देखो ये P1 और ये P2 हो जाएगा, आपको V1 V2 मिला रहेगा। जब आप इसके आंकिक लगाना शुरू करोगे, इसके जब न्यूमेरिकल्स लगाओगे तो वहां आपको वैल्यूज मिलेंगी। यहाँ P1 का वैल्यू मिलेगा, P2 का वैल्यू मिलेगा और यहाँ मिलेगा। बस इतना लिखा रहेगा कि समदाबी प्रक्रम है, कि समतापी प्रक्रम है, कि समआयतनिक प्रक्रम है, चक्रीय प्रक्रम है, जो भी होगा वहां पे लिखा रहेगा। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसे सूत्र पे रख के उसका मान निकालेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। और मैं जो बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आए, जिनको भी समझ में ना आए, वो मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्लास के जितने बच्चे हैं, अगर आपको कोई डाउट हो रही है, आप मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं तुरंत आपको रिप्लाई कर दूंगा जहां भी डाउट होगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। हमने आज पढ़ा है, सबसे पहले जो हमारी हेडिंग थी वो थी कार्य और ऊष्मा में तुल्यता। ठीक, उसमें हमने देखा किसी वस्तु का हीट दिया, किसी वस्तु का गर्म किया गया है, तो दो मेथड है। पहला है उसको हीट देकर, दूसरा है उसको उस पर कार्य करके। लेकिन अगर हम कोई वस्तु गर्म है तो हम यह नहीं पता कर सकते हैं कि उस पर कार्य किया गया है कि उसको हीट दी गई है। इसी से रिलेटेड जूल महोदय ने, अच्छा जूल मतलब गजब नाम है ना, इनके मम्मी मुझे लग रहा है ना ये जून में पैदा हुए होंगे और इनकी मम्मी तोतली नहीं होंगी, वो ना को ला कह रही होंगी ना, इसलिए जून को जूल जूल बोल दी, जूल। तो जूल ने क्या कहा था, किया गया कार्य इज प्रोपोर्शनल टू क्यू, W बराबर J इंटू क्यू, W बटा क्यू। यही है ऊष्मा और यही है ऊष्मा और कार्य में तुल्यता। इसके बाद हमने हेडिंग देखा था किसी भी निकाय द्वारा किया गया कार्य, फिर हमने उसमें फार्मूला मिला था W का, W इक्वल टू P डेल्टा V V2 माइनस V1। इसी पे हमने चार ग्राफ देखा। पहला देखा था जब दाब स्थिर हो, दूसरा देखा था जब दाब परिवर्तित हो रहा हो, तीसरा देखा था जब आयतन स्थिर हो, और चौथा देखा था चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम देखा था। तो ये चार हमने ग्राफ देखे थे, इनके द्वारा किया गया कार्य देखा था। ठीक, अब इसके बाद जो चीजें होंगी वो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। जिसको भी दिक्कत होगी विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। ओके, थैंक यू, टेक केयर।